हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय से आपकी बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिनमें से कुछ बहुविकल्पीय होते हैं, कुछ अति लघु उत्तरीय होते हैं और कभी कभी इस पाठ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष अध्याय को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इस अध्याय में जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक कोई अभिकारक है। हालांकि अभी आपको अभिकारक नहीं पता होगा, फिर भी ये कोई अभिकारक है जो कि दूसरे अभिकारक बी से रिएक्शन करता है और कोई उत्पाद बनता है, मान लीजिए ए बी। तो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, कभी कभी एक सिंगल अभिकारक भी टूटता है, कोई सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी आपका बनता भी और टूटता भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक जब किसी रासायनिक अपक्रिया में शामिल होकर के एक नए पदार्थ का सृजन करते हैं, तब उससे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए, समझते हैं इस पूरी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहेंगे। जैसे सपोज करिए, यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल के फलस्वरूप में, जैसे एग्जाम्पल आपने लिया, इसे देखिए, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के समझा इसको। इससे HCl है और प्लस में आपने लिया NaOH और आपने एक रिएक्शन करवाई जिसमें आपको प्राप्त हुआ NaCl और प्लस में H2O प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए HCl यहाँ पे और NaOH दोनों क्या हैं? दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट हैं। क्या है? रिएक्टेंट हैं, मतलब कि अभिकारक हैं। और NaCl और H2O जो प्राप्त हुआ ये क्या है? उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझते हैं। अपक्रिया के, जैसे भोजन का पचना एक रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर पाचक एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं आपके खाए गए पदार्थों से, जो भी आप खाते हैं उनमें। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को भी ये क्या करते हैं? ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया आपके पास में, या अन्य दूसरे जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? पाचन होता है। तो वहाँ पे एक रासायनिक अपक्रिया होती है। आप जानते हैं कि HCl होता है, आमाशय में निकलता है। श्वसन, आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? श्वसन एक प्रकार की जो है रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि O2 की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इससे CO2 बनती है, जो कि एक रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं, अभी इसको आगे पढ़ेंगे, ये भी क्या है? एक रासायनिक अपक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीता जलता है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के फीते को जब भी हम नमी या वायु में रखते हैं तो ये रिएक्शन कर लेता है किससे? ऑक्सीजन से। और क्या बनाता है? और ये बनाता है क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि उसी फीते पे ये चिपका रहता है। आगे देखिए, दूध से दही बनना। तो दही बनने की प्रक्रिया जानते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो कि दूध में उपस्थित, आप जानते हैं कि दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टोज शुगर होती है। क्या होती है? लैक्टोज शर्करा होती है, जो कि दही बनने के बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, आप देखिए कि शर्करा से आपका एसिड बन रहा है, तो ये कैसा प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर हुई बातें? आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया के कुछ प्रेक्षण हैं। कैसे आप कहें, मान लीजिए कि जैसे आपने कह दिया कि A से B बन रहा है, तो कैसे आपको मालूम चले कि यहाँ पे एक रासायनिक क्रिया हुई है? तो आप देखेंगे कि जो उत्पाद है और जो आपका अभिकारक है, दोनों में आप देखेंगे तो अवस्था में आपको चेंज नज़र आएगा, या तो आपको रंग में परिवर्तन दिखेगा, या तो टेम्परेचर यानी कि तापमान में आपको चेंज दिखेगा, या तो गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। जैसे आप देखें, गैस के उत्सर्जन में, जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया और आयरन से अपक्रिया करवा दी, तो आप जानते हैं कि FeCl2 बनता है और प्लस में H2 गैस बाहर रिलीज होती है। तो गैस का उत्सर्जन हो रहा है और आपको नया पदार्थ भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? आपका रासायनिक परीक्षण का एक ये
प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए कैसे क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, एक होता है शब्द समीकरण और एक होता है रासायनिक समीकरण। जब हम अभिकारक को, उत्पाद को शब्दों के रूप में दिखाएं, जैसे यहाँ पे देखिए जिंक लिखा है, यहाँ पे लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बना, जिंक सल्फेट, और क्या बना है, हाइड्रोजन। तो इसको यहाँ पे शब्दों के रूप में लिखा गया है, कोई यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। तो जब भी किसी अपक्रिया को दिखाने के लिए हम सिर्फ अभिकारक या उत्पाद के सूत्रों को न लिख करके उसके सिर्फ नाम को लिखें, तब वो क्या होगा, आपका शब्द समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर उनके फार्मूलों को लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए अभी मैंने जो बताया, किसी रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखें, तभी वो क्या होगा, तभी वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे सपोज करिए आपके पास में HCl है, क्या है, HCl है, आपने आयरन्स के साथ अपक्रिया करवाई और ये FeCl2 बनता है, आप जानते हैं, और प्लस में H2 गैस बाहर रिलीज होती है। तो अभी ये एक्चुअल में ये सही अपक्रिया नहीं हो गई, क्योंकि हमें इसकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखेंगे। जैसे HCl है तो ये एक्वस रहा होगा, ठीक है, Fe है ये ठोस रहा होगा। अभी आगे बताते हैं क्यों ये लिखते हैं। FeCl2 प्राप्त हुआ, ये आपका एक्वस होगा। आपको गैस प्राप्त हुई तो ये इसमें गैस लिखेंगे। तो अभिकारक या उत्पाद की जो अवस्थाएं हैं, जैसे एक्वस हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, ठीक है, या इसके अतिरिक्त आपका जो है लिक्विड हो गया, तो ये सब कैसी हैं, इसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिनको हमें लिखना होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा हम टेम्परेचर दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं, तो भी हमें इस तीर के ऊपर उस चीज़ को लिखना होता है। ये तीर के ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक प्रक्रिया जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा दिया जाता है। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस अध्याय का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ज़रूर है और कहीं से आए या ना आए। तो देखिए, एक होता है लॉ ऑफ मॉस एक्शन। लॉ ऑफ मॉस एक्शन, इसका मतलब ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, मान लीजिए ए से आपने A+ B से आपने मान लीजिए C बनाया, तो जितना मास यहाँ पे होगा उतना मास यहाँ पे, जितना द्रव्यमान इधर होगा इसे हम क्या बोलते हैं, LHS। क्या बोलते हैं, LHS। ये हमारा है RHS। तो LHS की तरफ जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान RHS की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान की क्षति नहीं होती है, द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है, और ना ही तो उत्पन्न भी होगा, क्योंकि जितना मान लीजिए 50 ग्राम दोनों मिल करके हो रहा है यहाँ, तो उत्पाद भी कितना होना चाहिए, 50 ग्राम ही होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक अपक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर कोई रिएक्शन ऐसी मिले जिसमें अभिकारक और उत्पाद में ऐसा सिस्टम देखने को ना मिले, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं एक बार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है और न ही उसका विनाश होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक की बात करते हैं एवं उसके पश्चात उत्पाद की बात करेंगे। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी आपका ये नियम वहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, आपके सिलेबस में जो समीकरण को संतुलित करने का तरीका है, हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिसे बोलते हैं चरणबद्ध संतुलित करना। तो बस ये कोई आपका इसका कोई फार्मूला नहीं है, बस ये समझिए सिर्फ हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप सोचिए और उसको सही करिए अपना दिमाग लगा करके। ठीक है, तो इसमें जो तरीका है उसको समझते हैं। इसके कई चरण हैं, हालांकि 5 चरण हैं। उन चरणों में आपको ये पूरा इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहला चरण ये है कि आप किसी भी दिए गए समीकरण के प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के चारों तरफ एक बॉक्स को बनाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, ऐसे देखिए। इस बॉक्स को क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें जो भी नंबर लिखने होंगे वो बॉक्स के बाहर लिखेंगे, अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हमारे पहले चरण में स्टेप में क्या हो गया, हम प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के चारों तरफ एक बॉक्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ये बात आपको नोट करना है।
अब आगे आते हैं चरण नंबर 2 में। देखिए, हमें अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ जो भी एटम्स दिख रहे हैं, जैसे Fe है, H है, O है, किधर हैं ये? हमारे इस तरफ है कि नहीं? और यही आपके इस तरफ भी रहेंगे, कोई नया एटम आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमें सिर्फ इनकी संख्या को नोट करना है। अभिकारक की तरफ यानी कि LHS की तरफ Fe कितना है? 1 है, देखो यहाँ पर 1 है। H कितना है? 2 है, देखो यहाँ पे 2 है। देखो ऑक्सीजन कितना? 1 है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। आगे बढ़ते हैं, उत्पाद की तरफ देखें तो Fe कितना है? 3 है, देखो Fe यहाँ पे गलत लिखा हुआ, हालांकि यहाँ पे 2 होना चाहिए। Fe कितना है यहाँ पे? Fe जो है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, Fe यहाँ पे ये गलत कर लीजिएगा, यहाँ पे Fe कितना है? 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? आपका जो H है वो आपका 2 है, ये सही लिखा हुआ है। और जो ऑक्सीजन है ये हमारा जो है यहाँ पे, ये भी गलत है, 3 है। कितना है? 3 है। इतनी बात क्लियर हुई। अगले स्टेप में आते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3 में आते हैं। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को क्या करते हैं? अभिकारक या उत्पाद को उसी की साइड देखना, ये आपको है कि सबसे अधिक किसके पास परमाणु हैं? अभिकारक की तरफ। तो यहाँ देखिए H के पास है, तो अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ गड़बड़ा जा रहा है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। उत्पाद की तरफ देखा हमने कि ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो हमने क्या किया? H2O में 4 से गुणा किया। तो यहाँ देखें 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितने? 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आयरन कितना है? 3 है। यहाँ पे 4 और 2 से गुणा करेंगे तो 8H हो जाएंगे, तो H की संख्या भी यहाँ पे बढ़ गई। तो इस तरफ 2 ही H हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो 3Fe हो गया। अगले स्टेप में आ गए हम। यहाँ 4 हमने पहले से गुणा कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दूनी 8H हैं, इसलिए हमने 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 4H2 यहाँ पर हो गया, यानी कि 8H यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? दोनों तरफ अब इक्वल हो गई, समान हो गई। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए। अब देखिए, अभिकारक हो चाहे उत्पाद, दोनों की हमें क्या लिखना है? फिजिकल स्टेट लिखना है, भौतिक अवस्था लिखना है। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं को लिखना है। अगर वो आपका अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो ब्रैकेट में S लिखेंगे, द्रव है तो लिक्विड लिखेंगे, स्मॉल l लिखेंगे, गैसीय अवस्था में है तो स्मॉल g को लिखेंगे ब्रैकेट में, अगर वो जलीय विलयन तो क्या लिखेंगे? एक्वस लिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए आयरन सॉलिड है, H2O, फिर गलती मिली एक, यहाँ पे H2O कैसा है? H2O लिक्विड है, और Fe2O3 आपका जो है ये आपका एक्वस बनेगा। क्या बनेगा? एक्वस बनेगा, और H2 हमारा जो है गैस बनेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्या किया? इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले चरण में अगर संभव है तो, क्योंकि हमेशा नहीं होता है, तो कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक हो गया, आदि को लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर या पर यहाँ लिखेंगे, या तो नीचे लिखेंगे। तीर के ऊपर या फिर नीचे उसको नोट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, आपको बता दें कि यहाँ से आपका जो है कम से कम 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से आते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? कोई 2 अभिकारक होंगे, आपस में जुड़कर, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं, आपस में जुड़ेंगे और कोई एक सिंगल आपका प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट यानी कोई अकेला आपका उत्पाद बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ हमने यहाँ पे नोट किए हैं, जैसे कार्बन और O2। कार्बन को जब जलाते हैं O2 से तो CO2 आपको प्राप्त होता है, जो कि कैसा है? एक संयोजन अभिक्रिया है। और साथ में ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो एनर्जी ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। जल का निर्माण H2 प्लस में O2 दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, जो कि लिक्विड है। ठीक, ऐसे ही CaO और H2 आप जानते हैं, कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी मिलाते हैं पानी में तो ऊष्मा निकलती है। हालांकि यहाँ पर
समझ लीजिए, जब भी मिलाते हैं पानी में तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं सेवन, तो उसको यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। ये अपक्रिया और ये अपक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी देखिए मिल भी गया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या हो, उत्सर्जन हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बात क्लियर हुई। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 को क्या किया गया, जलाया गया, CO2 मिला और H2O प्राप्त हुआ, साथ में ऊष्मा प्राप्त हुई। ठीक है, और ये ऊष्मा हीट के रूप में आपको ज्वाला जैसे आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ज्वाला आपको प्राप्त होगी, लौ के साथ ही जलता है। श्वसन भी क्या है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है O2 से। ठीक है, और CO2 प्लस में H2 और ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। वियोजन अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, इसके दो टाइप पढ़ेंगे। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन का जस्ट ये उल्टा अपोजिट होता है। देखिए ना, एक अभिकारक रहेगा और वो टूटेगा और एक से अधिक, दो से अधिक बन जाएंगे, हालांकि एक तो बनेगा नहीं, दो से अधिक क्या बनेंगे, उत्पाद बन करके तैयार होंगे, और ऐसी अपक्रिया क्या होगी, वियोजन अपक्रिया होगी। तो ये इसके टाइप कई सारे हैं, हालांकि एक दो टाइप आपके सिलेबस में है, वही पढ़ेंगे। एक है ऊष्मी वियोजन। ऊष्मी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऊष्मा इसके लिए आपकी ज़रूरत होगी, इसकी ऊष्मा की इसमें आवश्यकता होगी। ऊष्मा के द्वारा कोई अपक्रिया हो और ऊष्मा के द्वारा कोई अभिकारक क्या हो, टूटे, आप इसमें हीट लें और इसी हीट की मदद से क्या हो, ये अभिकारक आपका टूट जाए, तो ऐसी अपक्रिया होगी ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फेरस सल्फेट को जब भी हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस में SO3 बनता है। ये जो है आपने धातुओं के निष्कर्षण में ये अपक्रिया आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है। रंग हरा हो जाता है, हरे रंग से कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है, और ये भूरा रंग किसके कारण से होता है, Fe2O3 के कारण से होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बाहर आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपकी कैसी है, वियोजन अपक्रिया है। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूछता है ये कौन सी अपक्रिया है, तो कौन सी अपक्रिया है ये आपकी जो है वियोजन अपक्रिया है। और दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर भी ऊष्मा लग रही है, यहाँ पर भी ऊष्मा लग रही है, इसका मतलब ये सभी अपक्रियाएँ कैसी हैं, ये सभी अपक्रिया ऊष्मा शोषी हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी हैं। कहने का मतलब कि वियोजन अपक्रिया कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत वियोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई अभिकारक है, कोई अभिकारक है, ये टूटना चाहता है या टूट गया, मान लीजिए B+C में, इस उसमें क्या था कि ऊष्मा की आवश्यकता होती थी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करेंगे। तो विद्युत धारा की मदद से हम किसी अभिकारक को तोड़ें तो वो क्या कहलाएगा, वैद्युत वियोजन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे H2O है, H2O विद्युत धारा की मदद से ये टूट रहा है H2 + O2 में। यहाँ से एक सवाल आता है कि जल के विद्युत वियोजन में उत्पन्न H2 और O2 का अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ पे सिंगल O2 है। ये एक प्रक्रिया है, प्रयोग करके दिखाया गया है। यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी से करंट जा रहा है, इसमें दो आपके जो है एनोड, एक क्या नाम है आपके जो है इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड, एनोड और कैथोड। तो एनोड और कैथोड बैटरी से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे इसमें रखा हुआ पानी क्या होगा, टूट जाएगा और H2 और O2 यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय वियोजन, ये इसका तीसरा टाइप है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो ऐसे यौगिक हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, और ये दोनों प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, टूटते हैं, सिल्वर में और क्लोराइड में, सिल्वर में और ब्रोमाइड में। ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो पहले, अब तो नहीं आता फिलहाल, पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हुआ करते थे तो उसमें इसका प्रयोग करते थे। ठीक है,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता हो उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जितनी भी वियोजन अपक्रियाएं हैं सभी कैसी हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अपक्रिया देखते हैं। विस्थापन अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। देखिए, इन अभिक्रियाओं में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, अगले चैप्टर में हालांकि है वो, फिलहाल आप उसको देख लीजिए। आपके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एक सेकेंड, सोडियम हो गया, ठीक है, ऐसे करके आपके पास में, अब आपके पास में क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ कर रखा होगा। और आप देखेंगे Fe और कापर में जब देखेंगे तो आपका जो है Fe ज़्यादा क्रियाशील होता है कापर से, तो Fe क्या करेगा? यहाँ से कापर को हटाएगा, इसलिए Fe सल्फेट यानी कापर आयरन सल्फेट बनेगा और कापर यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा यानी कि फेरस सल्फेट के निर्माण से हो जाता है। कई बार पूछता है ये यहाँ से कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब, हालांकि यहाँ पे जिंक है, हम यहाँ पर Fe की बात कर लें 1 मिनट के लिए, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम आयरन की कील डालते हैं तो उसका जो विलयन है वो नीले से हरा क्यों हो जाता है? क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही डालेंगे आयरन की कील वैसे ही बनेगा क्या? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट कैसा होता है? हरा होता है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक और रिएक्शन दिखाई गई है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को यहाँ से हटाएगा और जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर आपका बाहर निक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए Na2SO4 और BaCl2, एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और बेरियम सल्फेट और 2NaCl। देखिए यहाँ से जो आपके पास में Na2SO4 है ये पहले टूटेगा अपने आयनों में। कैसे टूटेगा? देखिए उसको, देखिए सोडियम यानी कि ये टूटेगा किस में? Na2Na प्लस और प्लस में SO4 माइनस में, ठीक है, -2 रहेगा फिलहाल। और बैरियम Ba प्लस प्लस में और प्लस में 2Cl माइनस में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? आयनों की अदला बदली होगी। सोडियम करेगा रिएक्शन किससे? Cl से। और बी यानी कि बैरियम सल्फेट, बैरियम किससे करेगा? SO4 से करेगा। तो देखिए NaCl आपका बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? बैरियम सल्फेट। तो इस तरह से क्या हुआ? आयनों का एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गई। क्लियर हुआ? और बैरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है और इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपचयन और अपचयन पे सवाल बहुत आता है, कैसे आते हैं उसको बताते हैं अभी। पहला तो पूछता है कि उपचयन अपचयन होता क्या, फिर पूछता है कि दी गई अपक्रिया में कौन सा उपचायक है कौन सा आक्सीकारक है, ये भी पूछता है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, H को बाहर निकाला जाए या फिर ऑक्सीजन को अंदर डाल दिया जाए। तो इस तरीके से दो चीज़ें आपको ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन, अच्छा ये जो उपचयन है इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोलते हैं। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि उपचयन को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उपचयन को ही बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? तो देखिए कार्बन में O2 जुड़ रहा है तो CO2 बना, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होगा। कॉपर में O2 जुड़ रहा है तो Cu बन गया, CO बन गया, ये भी कैसा है? ऑक्सीडेशन है। CuO प्लस में H2 है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन तो निकल रहा है लेकिन H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से ज़रा देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। देखिए H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन,
इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि इसका हो रहा है अपचयन, इसका हो रहा है अपचयन और इसका हो रहा है उपचयन। ठीक है ना। अभी आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अपचयन में आइए, रिडक्शन किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। जब किसी पदार्थ, जिससे वहाँ जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, मैंने पहले बताया। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है, कॉपर में। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है और जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन, यानी अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे। ध्यान रखना, जिस अपक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो H2 है ये कॉपर का क्या कर रहा है, कॉपर का कर रहा है अपचयन। क्या कर रहा है, कॉपर का क्या कर रहा है, अपचयन। इसीलिए H2 इस अभिक्रिया में क्या होगा, क्या होगा, अपचायक होगा। क्या होगा, अपचायक होगा। ध्यान रखिएगा, H2 इस अभिक्रिया में क्या है, अपचायक है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट आइए, तो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर जो है H2 का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो है, इस अभिक्रिया में आपका कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड आपका जो है उपचायक हो जाएगा। क्या होगा, उपचायक हो जाएगा। ठीक है, जिसका आपका जो है ये रिडक्शन हो रहा है, किसमें, कॉपर में हो रहा है। ऐसे ही इधर आते हैं, एक बार इसको समझते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए O2 क्या कर रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए O2 क्या होगा, O2 आपका जो ही उपचायक होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी O2 क्या है, उपचायक है। ऐसे यहाँ पर H2 क्या है, H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए दैनिक जीवन में उपचयन की अभिक्रियाओं के प्रभाव देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। संक्षारण एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो देखिए जब कोई धातु जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर होती है, संक्षारित होती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत जमना, ये सब क्या है, ये सब संक्षारण है। अच्छा, इससे बचने के उपाय क्या हैं, जैसे एसिड लेपन हो गया, विद्युत लेपन हो गया, पेंट करना हो गया, ठीक है, या ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो इससे क्या है, संक्षारण से हम इसको बचा सकते हैं। एक अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, विकृति गंधिता, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या होती हैं, उपचयित होती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विकृति गंधिता। इसको रोकने के उपाय देखिए, प्रति ऑक्सीकारक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इनके पैकेटों में क्या करते हैं, चिप्स वगैरह में देखते हैं आप, जो इनका पैकेट्स होते हैं, इनमें या तो आप क्या भरेंगे, प्रति ऑक्सीकारक भर देंगे, या फिर N2 गैस भर देंगे, और H2 गैस, He2 यानी कि हीलियम गैस, सिर्फ He होता है, He2 नहीं होता, हीलियम गैस को भी भर सकते हैं। तो इस तरह की गैसें क्या होती हैं, ये रिएक्शन उसमें होने नहीं देती हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके इनको बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भर करके, जैसे कि मैंने बताया, और शीतलन के द्वारा उनको ठंडा रखें, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन उसका वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस अध्याय को समाप्त किया, और इसके बाद हम इसके अगले चैप्टर को भी लेंगे। तो आज ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।